दर्द की दास्तान पार्ट 3। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि विभूति किसी परिस्थिति के बारे में अंगद को बताने को कहकर उसे फिलहाल जाने को कहता है। अब आगे। उस दिन तो विभूति अंगद को पूरी कहानी बता नहीं पाता और इधर थोड़ी कहानी जानकर पूरी दास्तान जानने को बेकरार था अंगद। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह फिर विभूति की दुकान पर पहुंच जाता है। विभूति: क्यों मास्टर जी, रात भर सोए नहीं क्या? अंगद: ऐसा ही समझ लो। विभूति: मास्टर जी, ये कस्बा एक छोटा सा, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। यहाँ ना तो कोई कानून की व्यवस्था चलती है, ना ही यहाँ के लोगों को कोई पूछता है। बस सब अपनी दुनिया में मस्त। वैसे में कुछ बड़े लोग, नेता इस कस्बे को और उसके लोगों को अपनी जागीर समझते हैं। हम गरीब इनके खिलाफ ना तो आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही कदम, तो इसलिए हमने बीच का रास्ता अपना लिया। लगभग 1 साल पहले स्कूल में आपकी तरह एक मास्टर जी आया था और वो किसी नेता का साला था। पहल तो हमने सोचा कि चलो अब हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा, वो भी पढ़ लिख लेंगे तो एक अच्छा जीवन जिएंगे। पर वो मास्टर बड़ा ही हवसी और अय्याश था, ऊपर से नेता का साला। सुना था कि शहर में उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान उसके जीजा ने उसे इस कस्बे के स्कूल में मास्टर बनाकर भेज दिया था। वो बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा और भी अश्लील ज्ञान देने लगा था। छोटी छोटी लड़कियों को सज़ा के बहाने बाथरूम में ले जाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता था। सुरैया पर तो उसकी खास नज़र थी। पता नहीं आपने गौर किया था या नहीं कि कल आपकी कक्षा में एक भी लड़की नहीं थी, क्योंकि उस समय लड़कियों के साथ जो भी घटनाएं घटी थी उसके बाद से इस कस्बे की सारी लड़कियों का स्कूल छुड़वा दिया गया था। खैर, आगे बताता हूँ। सुरैया अपने मास्टर जी का वो गंदे तरीके से छूना, बाथरूम में ले जाकर गंदी हरकतें करना, ये सारी बातें अपने पिता माखनलाल को जाकर बता देती है। इस पर माखनलाल स्कूल में आकर उस मास्टर को काफ़ी भला बुरा कहता है। वो मास्टर, जिसका नाम आनंद था, वो माखनलाल के इस बात पर भड़क जाता है। वो तब तो कुछ नहीं कहता, पर अगले दिन एक बड़ी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है। फिर कुछ लोग घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जबकि बाहर कुछ लोग खड़े पहरा देने लगते हैं। अंदर क्या चल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंगद: पर गांव के लोग, वे लोग सभी एक साथ अंदर जाने की कोशिश नहीं की? मैंने तो सुना था कि गांव में सभी लोग भले ही अलग अलग छत के नीचे रहते हैं, पर परिवार की तरह हर मुसीबत में साथ होते हैं। तो फिर जब एक परिवार के घर में यूं ही अचानक कोई बाहरी आदमी घुस गया तो किसी ने भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया? विभूति: हस्तक्षेप तो तब करता जब किसी को अंदर जाने को दिया जाता, या फिर अंदर क्या चल रहा है उसका पता ही चलता। हम सब माखनलाल के घर के बाहर दर्शक बने खड़े थे कि तभी अंदर से आनंद और उसका जीजा बाहर आता है। आनंद का जीजा महेंद्र बाहर आकर सभी के सामने हाथ जोड़कर कहना शुरू करता है, मैं महेंद्र प्रताप इस कस्बे की भलाई का सोचकर यहाँ एक मास्टर भेजा ताकि यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा मिले। कुछ ही दिनों में यहाँ एक अस्पताल भी बनवा रहा हूँ और आगे ऐसी कई चीज़ें इस कस्बे को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे इस कस्बे के लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए बाहर जाना ना पड़े। मैं धीरे धीरे इस कस्बे को इतना चमका दूंगा कि आज जिस कस्बे का कोई जानता नहीं, उसका नाम हर किसी की ज़ुबान पर होगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ, जिस तरह मैं इस कस्बे की खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग भी मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरा साला आनंद आप लोगों की सेवा के लिए ही यहाँ भेजा गया है, तो उसकी सेवा करना भी आप लोगों का फ़र्ज़ है, फिर वो सेवा कैसा भी हो। क्यों माखनलाल? आशा करता हूँ सब कोई समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उसके लिए उसका अपना ये कस्बा ही दर्द की जगह बन जाएगा। माखनलाल तो चुप था, पर उसकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। हम सभी गांव वाले इतना तो समझ गए थे कि अब हमारे गांव को एक दानव की नज़र लग गई है और आज नहीं तो कल इस दानव का शिकार होना पड़ेगा।
पर सिर्फ माखनलाल को गुलामी नहीं चाहिए थी। चाहिए तो किसी को भी ना थी, पर सारे बेबस और मामूली आदमी नेता जैसे बड़े लोगों से लड़ेंगे भी कैसे। पर माखनलाल झुकने वालों में से ना था। हमने उसे कितना समझाया कि पहले सुरैया के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए उसे ब्याह दे, पर नहीं, उसे तो अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाना था। हाँ, एक लंबी आह लेकर विभूति कहता है, और देखो आज उसकी बेटी क्या बन गई। काश माखनलाल तूने हमारी बात मान ली होती, काश। विभूति, जानते हैं मास्टर जी, माखनलाल ने सुरैया का स्कूल जाना तो छुड़वा दिया, पर इस मकसद से नहीं कि वो अपनी बेटी को ब्याहना चाहता है, बल्कि इस कस्बे के बाहर के स्कूल में उसने सुरैया का दाखिला करवा दिया था। बड़ा ही अजीब इंसान था। डर तो जैसे उससे कोसों दूर थी। वो नहीं जानता था कि ऐसा करके उसने बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे डाला। पूरे कस्बे में कोई भी लड़की अब स्कूल नहीं जाती थी, पर सुरैया रोज़ स्कूल जाती, लेकिन कस्बे के बाहर। और ये बात जब उन लोगों को और आनंद को पता चली, फिर एक दिन सुरैया स्कूल से घर लौटी ही नहीं। माखनलाल अस्त व्यस्त होकर सुरैया को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब सुरैया नहीं मिली, तब माखनलाल पुलिस में शिकायत करवाने की सोचने लगा। उसी शाम सुरैया रोते रोते अपने घर पहुंच गई, और साथ में उसके आनंद मास्टर भी था। आनंद मास्टर, क्या माखनलाल कोई अपनी बेटी को अकेले छोड़ता है क्या, वो भी इतनी जवान बेटी को? वो तो अच्छा हुआ मुझे मिल गई, किसी और की नज़र पड़ी होती तो पता है क्या होता। माखनलाल गुस्से में, मुझे सब पता है, इसे किसी और से नहीं तुझसे ही खतरा है, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, और चाहो तो अपने जीजा को भी कह देना। डरता होगा पूरा गांव तुझसे और तेरे जीजा से, पर मैं नहीं डरता। और जो आज के बाद मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कानून मैं भी जानता हूँ, और कहाँ जाना है इंसाफ के लिए मुझे अच्छे से पता है। ये मत समझना गांव का हूँ तो डर कर तुम लोगों का गुलाम बन जाऊँगा। आनंद, ज़्यादा फरफराना वो भी इस उम्र में सही नहीं है माखनलाल। तू एक मामूली सा चपरासी है। तुझे क्या लगता है तू हमसे लड़ पाएगा? तेरे पूरे खानदान को रातों रात गायब करवा दूंगा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। इसलिए अपनी हद में रह। अपनी बेटी को चुपचाप मेरे स्कूल में भेज देना कल से, वरना तेरी बेटी ना तो फिर कभी पढ़ने के लायक ही रहेगी और ना ही ब्याहने के लायक। समझा? बड़ा आया हमें डराने वाला। ये कहकर आनंद चला गया। माखनलाल आनंद से डरा तो नहीं था, पर आज जो हालत सुरैया की थी उससे वो ज़रूर डर गया था। पर वो चुपचाप उन लोगों की बात मानने वालों में से भी नहीं था। उसने पूरे कस्बे को एक साथ आकर इनके खिलाफ अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा, ताकि हम सब मिलकर इन बाहरी भेड़ियों को इस कस्बे से बाहर फेंक सके। अंगद, हाँ, वो सही तो कह रहा था। तुम सबको साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई चलानी चाहिए थी। विभूति, कौन सा अभियान मास्टर जी? सबके घर में बहू बेटियां हैं, तो कौन इतना साहस दिखा पाता? और वो लोग कोई आम आदमी तो थे नहीं जो हम उनके खिलाफ जाते और वो चुपचाप यहाँ से चले जाते। अंगद, बस यही गलती कर देते हैं सभी। क्यों खुद को कमज़ोर समझना? वो आम नहीं है, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली भी हम ही बनाते हैं। पर एकता में बड़ी ताकत होती है, जो बड़ों बड़ों को धूल चटा सकती है। पता नहीं इतनी कायरता के साथ लोग जी कैसे लेते हैं। जीना है तो माखनलाल की तरह जियो, निडर और बेबाक। विभूति, हाँ, और उस निडरता का क्या परिणाम निकला? क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई उसकी। यहाँ तक कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, और इधर बेटी भी पागल बन घूम रही है। तो क्या हम पूरा कस्बा इसी तरह मर मरा जाते? अंगद, मरे हुए तो तुम लोग अब भी हो। अब भी उन लोगों के दहशत में मर मर कर ही तो जी रहे हो। आज माखनलाल और सुरैया के साथ जो भी हुआ वो ना होता जो तुम पूरे कस्बे वाले एक साथ होते।
आगे की कहानी बताओ विभूति। विभूति, मास्टर जी, आप इतनी कहानी सुनकर ही हम सभी को दोषी ठहरा रहे हैं, पर आप हमारी हालत नहीं समझ सकते। इंसान जब तक खुद उस दर्द से नहीं गुजरता उसे कुछ समझ नहीं आता, और बड़े बड़े बोल बोलना बहुत सहज होता है। अंगद, बड़े बड़े बोल नहीं है ये, मैं बिल्कुल माखन लाल के जैसा ही हूँ। अन्याय मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। विभूति, अब तो आप भी इसी कस्बे का हिस्सा हैं। उन लोगों से आपकी मुलाकात भी ज़रूर होगी। जब आप उन लोगों को देखिएगा आपको भी उनकी शक्ति का पता चल जाएगा। आने ही वाले हैं कल, खबर मिली है। अंगद, आने दो, मैं भी देखता हूँ कौन है ये लोग और मेरा क्या बिगाड़ते हैं। तो क्या होगा जब अंगद और आनंद का सामना होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद। रोनिता।